हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। भाग 6 राज्य व्यवस्थापिका। विधानमंडल अनुच्छेद 168 में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की सीटें 200 होती है। वह राज्यपाल 1956 के बाद राजप्रमुख शब्द को राज्यपाल नाम दिया गया। अब यह 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यों की ABCD श्रेणियां समाप्त कर दी गई। राज्यपाल के अनुच्छेदों की ट्रिक। रास निकायों की शर्त शपथ। रा यानी 153 राज्यपाल। 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका का अध्यक्ष। 155 अनुच्छेद है नियुक्ति राष्ट्रपति का। 156 कार्यकाल। 157 में योग्यता। 158 में शर्त। 159 में शपथ। राज्य का मुख्याधीश शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति का अध्यक्ष राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है। सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन जब तक दूसरा राज्यपाल शपथ नहीं लेता है तब तक राज्यपाल 5 वर्ष से ज़्यादा भी रह सकता है। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 157 में योग्यता व अर्हताएँ हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं हो। अनुच्छेद 158 में शर्त वेतन 3,50,000 सभी भत्ते। अनुच्छेद 159 में शपथ है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तब शपथ वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाता है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है। राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है: कार्यपालिका, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। अब पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। विधानसभा के बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्यपाल निम्न पदों को नियुक्त करता है: राज्य लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 315 के तहत इसका लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है। अध्यक्ष 1+7 = 8 होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है 243 के में। इसकी स्थापना निर्वाचन लोक सेवा आयोग की स्थापना 1994 में हुई। इसके अध्यक्ष थे मधुकर गुप्ता। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 243 I के द्वारा करता है। जिलों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंद आयोग है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। वर्तमान प्रताप कृष्ण लोढ़ा लोकायुक्त है। राज्य के बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्य के SC ST OBC के आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब विधायी शक्तियाँ। विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाना व स्थगित करना। अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को भंग करना। 174 सेकंड के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र को संबोधित अभिभाषित करता है। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर
राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को विधानसभा कार्यवाही करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 180 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। और अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213 के तहत अवधि अधिकतम 6 माह व 6 हफ्ते की होती है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून का रूप ले लेता है। राज्यपाल विधेयक को पुनः विचार के लिए फिर से भेज सकता है। 200 अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अनुच्छेद 200 के तहत अब अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत यह प्रक्रिया हटा दी गई है। अब वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष बजट वित्त मंत्री से विधानसभा रखवाता है। राज्य की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 पर राज्यपाल का अधिकार होता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य स्तर पर वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 249 आई के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट राज्यपाल विधानसभा में लोक सेवा समिति के समक्ष रखता है। क्षमा का अधिकार 161 अनुच्छेद मृत्युदंड के सिवाय सभी सजा माफ कर सकता है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहला 1967 में लगा। इस समय राज्यपाल संपन्नानंद थे, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार 1977 में लगा। राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। 1980 में लगा। रघुकुल तिलक राज्यपाल थे और भैरव सिंह शेखावत, जिनको बाबूसा करते हैं, वो मुख्यमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। चौथा 1992 में लगा। MS चन्नारेड्डी राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन को बलिराम भगत ने हटाया और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। राजस्थान में अब तक की महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल प्रथम थी। प्रभा राव और मार्गरेट अलावा पद पर रहते हुए मृत्यु। किट्टिक है दरबार निर्मल एस.के. प्रभु का। दरबारा सिंह 1998 में प्रथम थे। निर्मल चंद जैन 2003। एस.के. सिंह शैलेंद्र कुमार 2009। प्रभु का प्रभा राव 2010। पद पर रहते हुए त्यागपत्र जोगेंद्र सिंह, प्रतिभा पाटिल, मदन लाल खुराना। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह था। नियुक्ति इसकी 25 अक्टूबर 1956 को हुई थी। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। सबसे कम कार्यकाल दरबार वाले ये थे दरबारा सिंह। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े हैं। राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति के अध्यक्ष व संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का होता है। भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। राजस्थान स्काउट और व गाइड का होता है। इस हमारा राज्यपाल खत्म है। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्य की एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा तथा मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल कार्य करेगा। अब अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। शपथ कौन दिलाता है? इसके तहत राज्यपाल। त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाता है। अनुच्छेद 164 इसके तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। अब है अनुच्छेद 166। सभी
कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल विभागों के बंटवारे के आवंटन के नियम बनाएगा। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल सीएम से राज्य प्रशासन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री 3 अनुसूची के तहत गोपनीयता की शपथ लेता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 51वां संविधान संशोधन 2003। मुख्यमंत्री सहित कुल विधानसभा का 15% अधिकतम 29+1 होता है। न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 11+1 होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा जो 16 दिन तक रहे। प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। पद पर रहते हुए मृत्यु बरतुल्ला खां की हुई थी। प्रथम आईसीएस रहने वाले सीएम CS वेंकटाचार्य थे। वर्तमान विधानसभा 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। अब उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री कौन कौन थे? बनवारी लाल बेरवा, श्रीमती कमला बेनीवाल जो प्रथम मंत्री थी, महिला मंत्री, सचिन पायलट, टीकाराम पालीवाल, ये सीएम प्लस उप मुख्यमंत्री थे। भजनलाल शर्मा के समय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो वित्त मंत्री थी, प्रेमचंद बेरवा। इस तरह हमारे ये खत्म है। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। इसका अनुच्छेद है 170 अनुच्छेद में विधानसभा का उल्लेख है। राजस्थान में एक सत्तात्मक विधानमंडल है, अर्थात राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा 170 अनुच्छेद के तहत है और 169 के तहत विधान परिषद। इसमें अस्थायी सदन होता है विधानसभा में। विधान परिषद में स्थायी सदन होता है। इसमें निम्न सदन होता है, इसमें उच्च सदन होता है। कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष होता है और विधान परिषद का 6 वर्ष होता है। विधानसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है और विधान परिषद में जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधानसभा में आयु 25 वर्ष होती है और विधान परिषद में 30 वर्ष होती है। संविधान के अनुसार विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 व न्यूनतम 60 होनी चाहिए। अपवाद है, गोवा में 40, मिजोरम में 40, पुडुचेरी में 30, केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, सिक्किम में 32। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। अनुच्छेद 172 के तहत, इस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय 5 वर्ष से ज़्यादा किया जाता है। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल दिलाता है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। वर्तमान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, फिर बाद में बहुमत के आधार पर हटा दिया जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। सदन की बैठक, अध्यक्षता व संचालन का कार्य करेगा विधानसभा का अध्यक्ष। सदन की कार्यवाही को स्थगित व निलंबित विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष का होता है। दल बदल के संबंधित निर्णय लेता है। प्रथम विधानसभा का चुनाव 24 जनवरी 1952 से हुआ।
प्रथम विधानसभा का गठन 23 या 29 फरवरी 1952 को हुआ। प्रथम विधानसभा की बैठक 29 मार्च 1952 में हुई। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत था। प्रथम विधानसभा विपक्ष नेता जसवंत सिंह प्रथम था। प्रथम विधानसभा में सीटें 160 थी। प्रथम विधानसभा में 17 जगह उपचुनाव हुए, जो अब तक सर्वाधिक है। प्रथम विधानसभा में प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी, जो बांसवाड़ा की थी। छठवीं विधानसभा में सीटें 200 हुई, जो अब तक यही है। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008। 12वीं विधानसभा में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही, वो है सुमित्रा सिंह। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी, वो है अपने प्रतिभा पाटिल। अब है वर्तमान अपने 16वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी। वर्तमान प्रोटेम स्पीकर है अपने कालीचरण सराफ। मुख्यमंत्री है वर्तमान भजनलाल शर्मा। सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्जा थे। प्रथम दलित अध्यक्ष कैलाश मेघवाल 14वीं विक्रम संवत को हुआ था। शाहपुरा भीलवाड़ा में जन्म हुआ था इनका। एकीकरण से पहले विधानसभा को धारासभा करते हैं। ये अपने खत्म है। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित व्यवस्था है। स्थानीय लोगों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आते हैं। नगरीय में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका आते हैं। भारत में सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है, संघीय, राज्य और स्थानीय। स्थानीय 2 प्रकार पर किया गया है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में पंचायतें 73वां संविधान संशोधन 1993 में, नगर पालिका का 74वां संविधान संशोधन 1993 में है। सत्ता शक्ति प्लस वैधता, शक्ति सत्ता प्लस वैधता। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से चला आ रहा है। वैदिक काल में पंचायत का मुखिया ग्रामीणी होता है। मौर्य काल में पंचायत का मुखिया ग्रामिक होता है। मुगल काल में पंचायत का मुखिया मुकद्दम होता है। वर्तमान में पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। वर्तमान पंचायती राज गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। 2 अक्टूबर 1952 के एम मुंशी की सिफारिश पर जनता के भाग बढ़ाने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम विस्तार करते हुए 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू किया गया। ये दोनों कार्यक्रम अशिक्षा तथा अधिकारियों तक पहुंचने के कारण असफल रहा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच करने तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करने के हेतु सुझाव देने के लिए 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने रिपोर्ट सौंपी। 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 3-स्तरीय व्यवस्था का अपनाने का। अब 3-स्तरीय व्यवस्था 3 स्तरों पर ग्राम
खंड स्तर, जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति आ जाती है, मूल आधार होती है जो। जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। 1958 को इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस प्रकार राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया जहां पंचायती राज की शुरुआत हुई। इस द्वारा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़िया थे, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता थे। भगवंत सिंह मेहता को राजस्थान में पंचायती राज का जनक माना जाता है। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसमें 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की शुरुआत हुई। अब बलवंत मेहता समिति की सिफारिशें। त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। अब अशोक मेहता समिति। मोरारजी देसाई सरकार में 11 सितंबर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी। अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिश। द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई जाए। ग्राम स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर मंडल पंचायत, जनसंख्या 15 से 20 हज़ार, जिला परिषद मूल आधारित। इन संस्थाओं का चुनाव नियमित रूप से करवाया जाए। इनका कार्यकाल 4 वर्ष हो। चुनाव दलीय आधार पर संपन्न करवाया जाए। इन संस्थाओं को वित्तीय संस्थान उपलब्ध करवाने हेतु अलग से वित्त आयोग गठित किया जाए। मंत्री परिषद में इन संस्थाओं के लिए मंत्री नियुक्त किए जाए। अब जीवीके राव समिति। इसका गठन 1985 में गठित हुई है। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा है। इसकी सिफारिशें क्या क्या थी देखते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। कलेक्टर को नियम व विकासात्मक कार्यों में विभाजन का समर्थन किया। जिला विकास कमिश्नर के पद को बनाने का समर्थन किया। लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। सिफारिशें। पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा। PK थुंगन समिति 1988। सिफारिशें। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की। काटगिल समिति 1988 में राजस्थान सरकार द्वारा गठित समितियां। पहली है सादिक अली समिति 1964 में। इस समिति ने प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव की सिफारिश की। अब गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में। इस समिति ने ग्राम सेवक पद बनाने की सिफारिश की। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संस्थान देने की सिफारिश की। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। पंचायतों को संवैधानिक 73वें संविधान संशोधन के अंदर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी और 74वें नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई। 73वां भाग 9 में अनुच्छेद 243, 243A, 243(0) तक पंचायतों के संबंध में, और ये भाग 9A के अंदर 243P, 243(2G) तक नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है दोनों के। अनुच्छेद कुल इसमें 16 है और इसमें 18 है। इन्हें कार्य करने हेतु 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय प्रदान किए गए। इन्हें कार्य करने हेतु 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय दिए गए। 24 अप्रैल 1993 को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू की गई। 1 जून 1993 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अब पंचायतों का प्रावधान और उसके अनुच्छेद। पंचायतों के प्रावधान और उसके अनुच्छेद और नगर पालिकाओं के प्रावधान। पंचायतों के आवेदन 243 में इसकी परिभाषा है। इसमें 243B में परिभाषा है। 243A में ग्राम सभा है। 243Q में गठन है। 243B में गठन है और इधर 243R में संरचना, 243C में
संरचना और चुनाव है। और यहाँ पे 243 एस में वार्ड सभा है, 243 डी में आरक्षण है, 243 टी में आरक्षण है, 243 ई में कार्यकाल है और यहाँ पे यू में कार्यकाल है, 243 एफ में योग्यता है और यहाँ पे वी में योग्यता है, 243 जी में काम और कार्य है और यहाँ पे डब्ल्यू में कार्य है, एच में कर लगाना है, 243 एक्स में कर लगाना है, 243 आई में वित्त आयोग है और वाई में वित्त आयोग है, 243 जे में लेखा परीक्षण है और जेड में लेखा परीक्षण है, 243 के में निर्वाचन आयोग का गठन है और 243 जेड ए में निर्वाचन आयोग है, 243 एल में संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होना है और 243 जेड बी में संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होना है, 243 एन में विद्यमान पंचायतों का बने रहना है और 243 जेड एफ में विद्यमान नगर पालिकाओं का बना रहना है, 243 जीरो में निर्वाचन में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित है, 243 जेड जी में निर्वाचन में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित। अब ग्राम सभा का गठन 243 ए अनुच्छेद के तहत होता है। एक ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है। इसकी बैठक सरपंच या उप सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। बैठक की गणपूर्ति 1/10 होती है। वर्तमान में 4 बैठकें होती है। 26 जनवरी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाए, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। 6 महीने में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। ग्राम सभा को पंचायती राज का बुनियादी ढांचा कहा जाता है। पंचायती राज का गठन। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब नगरीय संस्थाओं का गठन 243 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। वार्ड, पंचायत समिति का सदस्य, नगर पालिका, नगर निगम के पार्षद। और अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? उप सरपंच, उप प्रधान, उप जिला प्रमुख, नगर पालिका व नगर परिषद में उप सभापति, उप महापौर, प्रधान तथा जिला प्रमुख। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सरपंच तथा नगरीय संस्थाओं के अध्यक्ष। कार्यकाल इनका 5 वर्ष। यदि कोई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है तो 6 महीने के भीतर ही उपचुनाव करवाए जाएंगे। योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, आयु 21 वर्ष हो, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होने का प्रावधान है। राजस्थान में पंचायती राज। राजस्थान के बीकानेर 1988 तथा जयपुर में 1938 में रियासत में स्वतंत्रता से पहले ही यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था थी। नगर पालिका अधिनियम 1951, ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 लागू किया गया। राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय शासकीय संस्थाएं। आधार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। गठन ग्राम स्तर का किया गया, पंचायत समिति पर खंड स्तर का, इधर जिला स्तर का। सदस्य निर्धारित सरपंच, उप सरपंच, पंच, पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य। जिला परिषद में प्रमुख, उप प्रमुख, जिला प्रमुख के सदस्य। पदेन सदस्य इधर कोई नहीं है। सरपंच, विधायक, इधर प्रधान, विधायक और सांसद। सरकारी ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब अधिकारी, इधर वीडियो होता है और सीईओ होता है। अध्यक्ष सरपंच, प्रधान प्रमुख होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख। शपथ पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण, यह भी 21 वर्ष पूर्ण और यह भी 21 वर्ष पूर्ण। कार्यकाल प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष तक, इसमें भी प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष तक। गणपूर्ति 1/3, 1/3, 1/3। बैठक है इनकी 15 दिन में एक, इसकी 30 दिन में एक, इसे 90 दिन में एक। त्यागपत्र, ये अपने सरपंच, पंच, उप सरपंच, तीनों खंडों विकास अधिकारी को, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उप प्रमुख, जिला प्रमुख, सदस्य या वार्ड संख्या।
3000 भी जनसंख्या 9 वार्ड अधिक होने पर अधिक के प्रति 1000 पर 2 अतिरिक्त सदस्य वार्ड। 1 लाख जनसंख्या पर 15 वार्ड अधिक होने पर अधिक के प्रति 1500 पर 2 आधारित सदस्य वार्ड। 4 लाख जनसंख्या पर 17 वार्ड अधिक होने पर अधिक के प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य वार्ड। अब नगरीय संस्थाएं संबंधित स्थानीय स्वशासन। आधार नगरपालिका नगर परिषद। गठन इसका नगर पालिका के अंदर 1 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में होता है। नगर परिषद के अंदर 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में होता है और नगर निगम के अंदर 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले में होता है। अब निर्वाचित सदस्य। इसमें सभापति उपसभापति पार्षद होते हैं। इसमें सभापति उपसभापति पार्षद होते हैं। इसमें महापौर उपमहापौर पार्षद होते हैं। सरकार द्वारा मनोनीत। इसमें 4 होते हैं सदस्य, तो इसमें 5, इसमें 6। सरकारी अधिकारी। इसमें कार्यपालक अधिकारी होता है ईओ। इसमें नगर आयुक्त होता है। इसमें कमिश्नर होता है। अध्यक्ष सभापति होता है। इसमें भी सभापति होता है। इसमें महापौर होता है। प्रत्यक्ष चुनाव इसमें पार्षद करता है। इसमें पार्षद और इसमें भी पार्षद। अप्रत्यक्ष चुनाव सभापति उपसभापति उपसभापति सभापति। इसमें महापौर उपमहापौर। शपथ पीठासीन अधिकारी दिलाता है, इसको भी पीठासीन अधिकारी, इसको भी पीठासीन अधिकारी। न्यूनतम आयु तीनों की 21 वर्ष है। कार्यकाल प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष तक। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। गणपुत्री तीनों में 1/3 होती है। बैठक 90 दिन में एक आवश्यक है, तीनों में। त्यागपत्र सदस्य संख्या या वार्ड संख्या। जिला कलेक्टर जिला संभागीय आयुक्त। इसमें न्यूनतम 13 वार्ड है। इसमें भी 13 वार्ड है। इसमें भी 13 वार्ड है। राजस्थान में नगरीय संख्याओं को 3 प्रकार तथा 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में नगर पालिकाओं की 4 श्रेणियां पाई जाती है। राजस्थान में नगर पालिका बोर्ड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रकार 3 प्रकार है इनके, जनसंख्या और श्रेणी क्या है। नगर निगम 5 लाख से अधिक श्रेणी नगर निगम है। नगर परिषद 1 से 5 लाख तक पहली श्रेणी की नगर पालिका है। नगर पालिका 50,000 से 1 लाख तक, 25 से 50,000 तक और 5 से 25,000 तक। ये 50,000 से 1 लाख तक दूसरी श्रेणी में है। 25 से 50,000 तक तीसरी श्रेणी में है। 5 से 25,000 तक चौथी श्रेणी में। ये हमारे खत्म है। ये जो गाइस आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के आयोग। पहला हम देखते हैं राजस्थान का लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हमने 20 अगस्त 1949 को हुई थी जयपुर में। इसका ट्रांसफ़र फिर अजमेर में 1956 में किया गया है। वो वर्तमान में यही है। कारण पी सत्यराव कमेटी की सिफारिश पर ट्रांसफ़र किया गया। पुनर्गठन 22 दिसंबर 1949 को। सदस्य 1 अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य 8। अनुच्छेद 315 कार्य के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 316 कार्य के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316 के तहत कार्यपाल 6 वर्ष व 62 जो भी पहले हो त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 317 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार कदाचार, पद का दुरुपयोग, लाभ, पद ग्रहण करना, दिवालियापन, शारीरिक मानसिक अयोग्यता। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जांच के बाद हटा सकता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति सदस्य व अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 317 ख के तहत 320 के तहत आरपीएससी के कार्य भर्तियों का आयोजन, पदोन्नति व स्थानांतरण। अनुच्छेद 322 इसमें है व्यय, वेतन, भत्ते, पेंशन सभी खर्चे राज्य की संचित नीति पर आधारित होता है। अध्यक्ष 2,25,000, सदस्य 2,15,000। अनुच्छेद 323 बी आरपीएससी प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। अब लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 315 के तहत संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 316 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल।
अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन। अनुच्छेद 318 के तहत आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति। अनुच्छेद 319 के तहत आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 320 के तहत लोक सेवा के कर्तव्य। अनुच्छेद 321 के तहत लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि। अनुच्छेद 322 के तहत लोक सेवा आयोग का व्यय। अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन। इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रथम अध्यक्ष था इसका एस.के. घोष। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा 5 अगस्त 2024। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल.एल. जोशी। सर्वाधिक कार्यकाल डी.एस. तिवारी का था, देवीशंकर तिवारी। न्यूनतम पी.एस. यादव 37 दिन तक थे। आयोग के अध्यक्ष जो मुख्य सचिव रहे एन.के. बेरवा। आयोग के सदस्य जो मुख्य सचिव भी रहे सावंतदान उज्ज्वल। आयोग के अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग भी रहे लोकसभा सदस्य भी रहे सी.आर. चौधरी। आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे धुलेश्वर मीणा। आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे एन.एल. जैन। आयोग की सदस्य जो पूर्व में मंत्री रही कमला भील। इस्तीफा देने वाले सदस्य कांता खतूरिया, शिवपाल सिंह नांगल, दिव्या सिंह, श्याम सुंदर शर्मा। अब राज्य मानवाधिकार आयोग। इसका गठन 18 जनवरी 2001 में हुआ। कार्य शुरू इसका मार्च 2000 में हुआ। एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 2019 के संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाने के लिए शामिल किया गया। नियुक्ति अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्षी नेता, गृह मंत्री, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद विपक्ष का नेता। हटाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय की जांच के दौरान राष्ट्रपति हटा सकता है। कदाचार, अक्षमता, अपराधी, दिवालिया घोषित, लाभपद धारण करना, त्यागपत्र अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को देता है। कार्यकाल 3 वर्ष, 70 वर्ष जो भी पहले। मानवाधिकार आयोग के कार्य देखते हैं। इसकी प्रकृति सलाहकारी है, इसलिए यह न तो पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिला सकता है और न ही दोषी व्यक्ति को सजा दिलवा सकता है। यह केवल सिफारिश कर सकता है। यह राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। इस आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कांता भटनागर। न्यूनतम कार्यकाल वाली अध्यक्ष कांता भटनागर। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एच.आर. पुरी। वह अध्यक्ष जो न्यायाधीश रहे सैयद सगीर अहमद। वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। अब राज्य निर्वाचन आयोग। यह एक संवैधानिक संस्था है। 243 के तहत गठन इसका जुलाई 1994 को हुआ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 के पंचायती राज संस्थाओं व अनुच्छेद 243 जेड में शहरी निकाय संस्थाएं के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राज्य निर्वाचन आयोग की एक सदस्य निकाय है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती। कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो। पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य: पंचायती राज के चुनाव करवाना, सरपंच, पंच, उप सरपंच, प्रधान, वार्ड मेंबर, नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाना, प्रधान, पार्षद, प्रधान, मतदाता सूची तैयार करना,
परिसीमित करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त की सूची। इसमें अमर सिंह राठौड़ प्रथम, नेक राम, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लोभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता जो कि वर्तमान अध्यक्ष है। अब राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग में यह एक संवैधानिक निकाय है। सदस्य एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य है। उल्लेख है इस भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई में पंचायती राज है और 243 वाई में नगरीय संस्थाएं। गठन इसका 1995 में होता। नियुक्ति अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट। राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वह राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल यानी के गोयल है। वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। अब राज्य महिला आयोग। यह संवैधानिक संस्था नहीं है। गठन इसका 15 मई 1999 को हुआ। मुख्यालय जयपुर में स्थित है। सदस्य एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य है। नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कार्यकाल 3 वर्ष का है। त्यागपत्र राज्य सरकार को देता है। पद से हटाना राज्य सरकार घटाती है। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। कार्य महिलाओं संबंधित शिकायतों की जांच करना। अध्यक्षों की सूची। श्रीमती कांता कथुरिया प्रथम थी। प्रो पवन सुराना, श्रीमती तारा भंडारी, प्रो लाड कुमारी जैन, श्रीमती सुमन शर्मा, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती जो कि वर्तमान अध्यक्ष है। अब राज्य सूचना आयोग। इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। संरचना है इसकी बहुसदस्य निकाय है। ये सदस्य एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 4 सूचना आयुक्त। कार्यकाल 3-65 वर्ष जो भी पहले हो। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब चयन समिति मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। शपथ राज्यपाल को, त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। हटाने का अधिकार राज्यपाल को है। राजस्थान लोकायुक्त संस्था। इसका गठन अपने 26 मार्च 1973 को हुआ था। सदस्य 1 प्लस 8 थे। नियुक्ति राज्यपाल करता है। शपथ राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। त्यागपत्र राज्यपाल को होता है। पद से हटाना राज्यपाल हटाता है। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ। राजस्थान के उप लोकायुक्त KPU मेनन। राजस्थान के वर्तमान प्रताप कृष्ण बोहरा। अब है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है जो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के में वकालत कर चुका हो। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। कार्यकाल राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न देता है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता GC कासनेवाल थे। सर्वाधिक कार्यकाल GC कासनेवाल। वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये हमारे खत्म। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य प्रशासन के बारे में। राज्य प्रशासन देखो सचिवों से चलता है और सचिवालय, सचिव, इनके बारे में हम जानकारी आज पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, केंद्रीय प्रशासन व राज्य प्रशासन का अलग अलग अस्तित्व पाया जाता है। फिर केंद्र के अंदर अलग चलता है और राज्य के अंदर अलग चलता है प्रशासन, ठीक है। आपातकाल में राज्य प्रशासन केंद्रीय प्रशासन की तरह का चला जाता है। जब कभी आपातकाल लग जाता है ना, तो पूरा कंट्रोल केंद्र वाला करता है, ठीक है। राज्य प्रशासन के पास में कुछ भी नहीं होता है। स्थानीय प्रशासन हमेशा ही राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करता है। स्थानीय प्रशासन मतलब कि कोई पंचायत हो गई, कोई नगर पालिका हो गई, ये सब राज्य प्रशासन के अंदर ही काम करेगी, चाहे आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। देखो, प्रशासनिक अधिकारी। देखो, भारत के अंदर कौन बैठता है? कैबिनेट सचिव है ना। राज्य में मुख्य सचिव होता है ना।
और संभाग के अंदर संभागीय आयुक्त होता है, जिले के अंदर जिला कलेक्टर होता है, उपखंड के अंदर उपखंड अधिकारी होता है यानी कि एसडीएम, तहसील के अंदर तहसीलदार होता है, सर्किल के अंदर कानूनगो होता है और गांव के अंदर पटवारी होता है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक है, इनसे ही मतलब कि भारत देश चल रहा है अभी, है ना, ध्यान रखना। मंत्रियों को इनको यही सलाह देते हैं, है ना, सचिव। अब देखो सचिवालय, राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था कौन सी है? सचिवालय। कौन सी है? सचिवालय। इसे राज्य का केंद्र बिंदु, राज्य सरकार का हृदय तथा राज्य का तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो कोई मंत्री होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सचिव जो होते हैं ना, वो आईएएस अधिकारी के लेवल के होते हैं, तो ये उनको बताते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपातकाल में मुख्य सचिव राज्य का तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, आपातकाल के अंदर मुख्य सचिव क्या कहलाता है? राज्य का तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, सचिवालय नीति निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, तो नीति निर्माण करते हैं, मतलब कि विधि का निर्माण करते हैं, नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, सचिव ना, इसलिए सचिवालय नीति निर्माण की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। यहाँ से नीतियों का निर्माण तथा उसमें संशोधन किया जाता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों का क्रियान्वयन होता है। देखो काम क्या करेंगे सब, नाम मंत्री को, मुख्यमंत्री का इनका नाम होगा। ठीक है, आगे देखो, नीतियों का प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन निदेशालय द्वारा किया जाता है ना। राज्य प्रशासन में 3 स्तर होते हैं। सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व, जिसमें मुख्यमंत्री, मध्य में सचिवालय और अंत में निदेशालय निदेशक होते हैं। मैंने बताया ना आपको, ऊपर टॉप में मुख्यमंत्री, काम सचिवालय ये करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री का इनका नाम होगा। ठीक है, 3 स्तर देखो। राजनीतिक नेतृत्व में सर्वोच्च कौन होता है? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। सचिवालय के अंदर मुख्य सर्वोच्च कौन होता है? मुख्य सचिव। और निदेशालय के अंदर सर्वोच्च निदेशक होता है। ठीक है, सचिवालय में 2 प्रकार का नेतृत्व पाया जाता है। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। ठीक है, सचिवालय में अनेक विभाग होते हैं जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। विभाग का प्रशासनिक अधिकारी संबंधित सचिव, राजनीतिक अधिकारी संबंधित मंत्री होता है। ठीक है, देखो विभाग का प्रतिनिधित्व किसी के पास देखो शिक्षा विभाग मिल गया। ठीक है, शिक्षा विभाग मिल गया तो शिक्षा विभाग का जो शिक्षा मंत्री होगा ना, उसका तो केवल नाम होगा, बाकी काम सब कौन करेंगे? सचिव करेंगे। शिक्षा सचिव, जो सचिव होंगे ना विभाग का, वो सब काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो 1949 में राज्य का प्रशासनिक दृष्टि से एकीकृत स्वरूप सामने आया। तो सचिवालय व्यवस्था में एकीकृत स्वरूप का पहली बार व्यवस्थित अध्ययन 1991 में जी स्वामीनाथन ने किया है। ये पूछते हैं धरना सबसे पहले किसने किया है? तो 1991 में जी स्वामीनाथन ने इसका व्यवस्थित रूप तैयार किया है। सचिवालय का प्रशासन कार्य व्यापार के नियम के अंतर्गत संपादित होता है। इस हेतु संहिता में अनुच्छेद 166 के तहत सचिवालय मार्गदर्शक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है। अनुच्छेद 166 के तहत, ध्यान रखना है ना। सचिवालय व्यवस्था में सुधार करने हेतु गठित की गई समितियां एवं आयोग। ठीक है, देखो कौन कौन सी समितियां थी जिसे सचिवालय में व्यवस्था में सुधार किया गया। पहली समिति हमने सचिवालय विभागों का पुनर्गठन समिति, ये 1958-59 में बनी थी और इसके अध्यक्ष थे SD उज्ज्वल। फिर दूसरी समिति थी सचिवालय पुनर्गठन समिति, ये 1969-70 में बनी थी और इसके अध्यक्ष थे अपने मोहन मुखर्जी। फिर अपनी तीसरी समिति थी राज्य प्रशासनिक सुधार समिति और 1961-63 में ये सन में बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? HC माथुर थे। ठीक है, आगे देखो सचिवालय पुनर्गठन समिति, ये 1969-70 में बनी थी। इसी समिति की सिफारिश पर समूह प्रणाली या चता प्रणाली लागू की गई। ठीक है, सचिवालय पुनर्गठन समिति के आधार पर। ठीक है, पूछते हैं, ध्यान रखना आपका ना। फिर समिति आ रही अपने राज्य प्रशासनिक सुधार समिति द्वितीय, 1992-95 में बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण थे। ठीक है, और फिर आई थी राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, ये 2003 में बनी थी ये और इसके शिवचरण माथुर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्री को उसकी भूमिका पूरी करने में सहायता प्रदान करना है। मैंने वो बताया ना कि भाई ये नाम तो कल मंत्री को होगा लेकिन काम कौन करेगा? अपने सचिवालय में जो सचिव होंगे ना वही नाम करेंगे। ठीक है, वही काम करेंगे। आगे देखो सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों में निश्चित रूप से पद सोपान पाया जाता है। जैसे कि देखो मुख्य सचिव है ना, मुख्य सचिव, फिर उसके नीचे कौन आएगा? अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर विभागों के प्रमुख शासन सचिव, फिर विशेष सचिव, फिर उप सचिव आएगा, फिर सहायक सचिव आएगा, है ना, फिर अनुभाग अधिकारी आएगा, फिर मंत्रालय कर्मचारी आएगा। ऐसे ये काम करते हैं। देखो मुख्य सचिव अवशिष्ट सत्ताधारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नीति निर्माण का कार्य विभागों का प्रमुख शासन सचिव करता है। ठीक है, शासन सचिव ऊपर आ रहा था ना अभी अपने,
वो करता है, ठीक है, किया रहा है ना। आगे देखो, जबकि दैनिक लिपि का कार्य मंत्रालय कर्मचारी द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश शासन की देन है, ठीक है। ब्रिटिश शासन की देनी पर मुख्य सचिव का पद स्थापित किया गया है। लॉर्ड वेलिजली ने बंगाल में मुख्य सचिव का पद सृजित किया था, ठीक है। फिर जॉर्ज हिलेरी बार्लो ने इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जॉर्ज हिलेरी बार्लो है ना, इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे मुख्य सचिव पर, ठीक है। राजस्थान में मुख्य सचिव का पद 1949 में सृजित किया गया, ठीक है। 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान में पहली बार के राधाकृष्णन को मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया। ये अपन को पूछेंगे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है, तो के राधाकृष्णन। कौन है? के राधाकृष्णन, ठीक है। 1956 में राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, इस कारण मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी, ठीक है, 1956 के तक, है ना। फिर 1956 के बाद में वर्तमान राजस्थान आ गया था, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तथा इस पद पर राजस्थान से बाहर के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था 1956 तक, है ना। फिर अपने यहाँ की करने लग गए, ठीक है। परंतु साथ में संविधान संशोधन 1956 के तहत श्रेणी व्यवस्था को हटा दिया गया, इस कारण मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाने लगी तथा राजस्थान में व्यक्तियों को मुख्य सचिव बनाने का मौका मिला। फिर बाद में राजस्थान के जो 1956 में संशोधन होना, 7वां संविधान संशोधन, उसके बाद में फिर मतलब मुख्यमंत्री सचिव की नियुक्ति करने लगा और राजस्थान के व्यक्ति मुख्य सचिव बनने लगे। भगवंत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव बने थे। पहले तो बार के होते, पर राजस्थानी मुख्य सचिव प्रथम कौन थे? भगवंत सिंह मेहता थे। इनका कार्यकाल मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक रहा है। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है अपने? भगवंत सिंह मेहता है। 9 मई 1958 से 26/9/1964 तक ये मुख्य सचिव रहे, ठीक है। मुख्य सचिव व सचिव IAS यानी कि भारत प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। मैंने कहा ना भी IAS अधिकारी मुख्य सचिव बनते हैं, है ना। IAS सेवा में 28 या 30 वर्ष का अनुभव वाले अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है, ठीक है। मुख्य सचिव राज्य का प्रथम लोक सेवक होता है तथा राज्य में लोक सेवकों के प्रमुख के रूप में वह कार्य करता है। मुख्य सचिव सचिवालय राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी होता है ना। इस मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल नहीं होता है, भी मुख्यमंत्री जब तक चाहे तब तक उसको बना सकता है। इसका कार्यकाल मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। सामान्यतः यह 60 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्य कर सकता है, ठीक है। फिर उनकी उम्र दराज होता है तो फिर हटा देते हैं, ठीक है, काम नहीं होता इसलिए। जैसे जैसे मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं वैसे वैसे मुख्य सचिव भी बदलते रहते हैं। फिर जैसे कि सरकार बदलती है वैसे वैसे मतलब मुख्य सचिव भी बदलते रहेंगे, ठीक है। विपिन लाल माथुर एक ऐसे मुख्य सचिव हैं जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर मुख्य सचिव पद पर कार्य किया। एक तो हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री थे तब ये सचिव थे। एक शिवचंद्र माथुर के समय थे, हरिदेव जोशी के समय थे, एक भैरव सिंह शेखावत के समय ये सचिव थे, विपिन बिहारी लाल माथुर, ठीक है। मुख्य सचिवों का प्रतिवर्ष नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया होता है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। मतलब केंद्र में कैबिनेट सचिव बैठता है ना, वो करता है, ठीक है। राज्य में विभागीय सचिव की बैठकों की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। राज्य के अंदर मैंने कहा ना कि शिक्षा विभाग हो गया, कोई कृषि विभाग हो गया, उनकी जो सचिव होते हैं ना, उनकी जो बैठक करते हैं ना, वो मुख्य सचिव करता है ना राज्य के अंदर, ठीक है। राज्य सरकार के कार्यक्रमों व नीतियों में सामंजस्य करने का कार्य भी मुख्य सचिव का होता है, ठीक है। मुख्य सचिव संपूर्ण मंत्रिपरिषद का सचिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना ना। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषदों की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है तथा उसकी कार्यवाही में लेखा जोखा भी रखता है। देखो, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। आपातकाल में मुख्य सचिव राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो आपातकाल में राज्यपाल जो इसे निर्देश करेगा वैसे ही वो मुख्य सचिव काम करेगा। मुख्य सचिव केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकार से संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। अब देखो मेन फैक्ट देख लो आप, देखो राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो कुशला सिंह थी। कौन थी? कुशला सिंह। और राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, है ना, राधाकृष्णन, है ना। तो महिला के अंदर पूछे तो महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशला सिंह, ऊपर दे रखा है। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में
वर्तमान में 2025 चल रहा है अभी, और वर्तमान के अंदर अपने सुधांशु पंत कौन है? सुधांशु पंत कौन है? सुधांशु पंत, ठीक है, ध्यान रखना है ना, वर्तमान के अंदर ये हैं। तो ये थे हमारे मुख्य सचिव। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए 8440877791। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जिला प्रशासन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी अपने जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, चाणक्य ने जिले के लिए आहारा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और उस वक्त आहारा यानी कि का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो स्थानिक होता था, है ना। यानी कि जिले के लिए आहारा शब्द का प्रयोग किया और उसके प्रमुख अधिकारी को स्थानिक हम कहते थे। ठीक है, आगे देखो, गुप्त काल में जिले को विश कहते थे। क्या कहते थे? जिले को विश कहते थे, और इसके प्रमुख अधिकारी को हम विषयपति कहते थे। ठीक है, मुगल काल में जिले को सरकार कहते थे और इसके प्रमुख अधिकारी को अमीर या आलम गुजार कहते थे बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो, जिला प्रशासन को निश्चित आधार ब्रिटिश काल प्राप्त हुआ। ज़्यादातर अपनी देन ब्रिटिश काल को ही देन है अपन। ठीक है, जिला प्रशासन को निश्चित आधार ब्रिटिश काल में प्राप्त हुआ है और इसका श्रेय वारेन हेस्टिंग व लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है, देखो, वारेन हेस्टिंग ने 1772 के अंदर कलेक्टर पद को सृजित किया और राल्फ शेल्डन इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि प्रथम कलेक्टर कौन थे? अपने राल्फ शेल्डन थे। ठीक है, परंतु 1773 में कलेक्टर पद को समाप्त कर दिया गया था फिर से। ठीक है, 1781 में पुनः पद सृजित किया गया कलेक्टर का, और 1786-87 में कलेक्टर को दंड नायक व राजस्व के अधिकार प्रदान किए गए। किसको? कलेक्टर को। ठीक है, 1786-87 के अंदर। 1788 में कलेक्टर को मजिस्ट्रेट व सिविल जज की शक्ति प्रदान की गई। किसको? कलेक्टर को। ठीक है, पूछते हैं बेटा, ध्यान रखना कब किसको ये मिली। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर के कार्यों को राजस्व व न्यायिक दो भागों में विभाजित किया। 1813 में नील मैकेंजी ने कलेक्टर को असीमित शक्तियां प्रदान की। ये पूछते हैं, ध्यान रखना है ना, नोट कर लीजिएगा आप। अटल बिहारी वाजपेयी ने कलेक्टर को जिले की दूरी कहा है। ये पूछते हैं कि भी कलेक्टर को जिले की दूरी किसने कहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है। रजनी कोठारी ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ था ये कि संस्थागत करिश्मा कलेक्टर को किसने कहा है? तो रजनी कोठारी ने कहा है बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो, कलेक्टर यानी कि IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। कलेक्टर कैसे बनते हैं? हम IAS का एग्जाम पास करके बनते हैं। ठीक है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है कलेक्टर। ठीक है, IAS सेवा पर कार्मिक मंत्रालय का नियंत्रण होता है। ठीक है, IAS सेवा पर किसका नियंत्रण होता है? कार्मिक मंत्रालय का नियंत्रण होता है। परंतु इस सेवा के जिस अधिकारी को कलेक्टर नियुक्त किया जाता है वह सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कार्य करता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना, सामान्य प्रशासन का विभाग के अधीन मतलब कि भी जो वहाँ का प्रशासन होगा उसके अधीन ये कार्य करेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे कि एक राज्य के लिए आवंटित कुल IAS पदों का 2/3 पद सीधी भर्ती से तथा 1/3 पद राज्य सेवा से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। ठीक है, मतलब IAS कैसे बनते हैं? 2/3 तो सीधी भर्ती होगी और जो बच्चे है ना वो 1/3 पदोन्नति के मतलब प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे IAS के पद, है ना। जिला कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप, जिला कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, और राज्य का मुख्य सचिव होता है ना। यह जिला स्तर पर कानून व्यवस्था, राजस्व मामलों, विकास कार्यक्रमों की देखरेख का कार्य करता है। कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। ठीक है, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। अब उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी प्रशासनिक का सबसे प्रमुख होगा, और तहसील स्तर पर तहसीलदार कलेक्टर के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व मामलों की देखरेख करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तहसील पर तहसीलदार करेगा, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी इनके SDM सब करेंगे। ठीक है, जिला कलेक्टर को जिला स्तर राज्य स्तर की आँख कान नाक भुजा की भांति कार्य करता है। ठीक है, जिला कलेक्टर को जिला स्तर राज्य स्तर की आँख कान भुजा की कार्य करता है जिला कलेक्टर। ठीक है ना। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर की आँख व कान माना जाता है। ठीक है, जिला कलेक्टर जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन के मध्य एवं तथा जिला प्रशासन तथा जनता की मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। जो जिला कलेक्टर होता है ना वो जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन के मध्य तथा जनता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है जिला कलेक्टर। ठीक है,
कलेक्टर जिले में स्थित सभी जेल व पुलिस थानों का निरीक्षण व न्यायालयों का परीक्षण करता है। ठीक है, ये जिला कलेक्टर के काम है ना। पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट कलेक्टर द्वारा ही राज्य सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। ठीक है, जिले की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ना पुलिस की, वो जिला कलेक्टर द्वारा ही राज्य या की सरकार के गृह मंत्रालय को पहुंचाई जाती है। ठीक है, हथियारों का लाइसेंस, पासपोर्ट व रात्रि में पोस्टमार्टम कलेक्टर की अनुमति से ही होता है। ठीक है, बाकी नहीं होता, रात्रि में कभी पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन कलेक्टर अनुमति देता है ना, तभी पोस्टमार्टम किया जाता है। अपने पासपोर्ट कहीं को विदेश में जाना होता है या लाइसेंस सब ये कलेक्टर की अनुमति से ही होता है। ठीक है, जिले की गिरदावरी रिपोर्ट कृषि उत्पाद की आकलन कलेक्टर द्वारा ही राज्य सरकार को भेजी जाती है। ठीक है, प्रति 10 वर्ष में होने वाली जनगणना में जिला कलेक्टर जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। कि हर 10 वर्ष में होती है ना जनगणना, तो उसमें जिला कलेक्टर को जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये मतलब कि जब चुनाव होते हैं ना, जब जिला कलेक्टर द्वारा ही सब ड्यूटी लगाई जाती है और जिला कलेक्टर ही निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। 2005 में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, जिला कलेक्टर जिला आयोजन समिति का प्रधान सदस्य होता है तथा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का कार्यकारी होता है। ठीक है, जिला आयोजन समिति में लगभग 25 सदस्य होते हैं ना, ध्यान रखना। कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा साक्षरता अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी व राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? जिला कलेक्टर। ठीक है, ये था हमारे जिला प्रशासन, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपको ऐसे नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर 8440877791 पर मैसेज करें और हर हस्तलिखित नोट्स के मात्र 99 रुपये हैं। ठीक है, तो आज ऑर्डर करें और आज ही PDF मंगाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और राज्य व्यवस्था के अंदर हमारा जिला प्रशासन हो गया था और आज हम देखेंगे उपखंड अधिकारी के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। देखो, उपखंड अधिकारी, इसे हम SDM भी बोलते हैं, SDO भी बोलते हैं। ये उपखंड स्तर पर का सबसे बड़ा प्रशासनिक, राजस्व व निर्वाचन व जनगणना अधिकारी होता है। ठीक है, जैसे जिला कलेक्टर होता है जिले पर, वैसे उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य उपखंड स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा प्रशासनिक व राजस्व मामलों की देखरेख करना आता है। ये कि हमने जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के लिए पढ़े थे। ठीक है, जब SDO नए कार्य करता है तब यह SDM कहलाता है तथा यह कलेक्टर के अधीन कार्य करता है तथा जिसके अधीन तहसील स्तर पर तहसीलदार कार्य करता है। ठीक है, SDM पुलिस थानों व कलेक्टर के मध्य एक बड़ी कड़ी का काम करता है। ठीक है बेटा, तथा पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में SDO के द्वारा ही प्रमाणित की जाती है ना। राजस्व अधिकारी के रूप में अपने उपखंड स्तर पर कृषि उत्पाद का आकलन करता है व भू अभिलेख तैयार करता है। वैसे जिला कलेक्टर जिले स्तर पर करता है। ठीक है, तथा भू राजस्व संग्रहण के लिए निर्देश जारी करता है। कौन करता है? उपखंड अधिकारी। SDM के रूप में यह किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है और अपने उपखंड में शांति व्यवस्था बनाए रखने तो 144 लागू कर सकता है। वह अतिक्रमण को हटवाता है। कौन हटवाता है? उपखंड अधिकारी। ठीक है, तो ये थे उपखंड अधिकारी के काम और उपखंड अधिक्रमण में डिटेल। अब हम पढ़ेंगे आगे तहसीलदार। ठीक है, देखो, यह राज्य की अधीनस्थ सेवा यानी कि RTS में तहसील सेवा का अधिकारी होता है। RTS सेवा पर 1950 से पहले नियंत्रण राज्य सरकार का था, परंतु इसके बाद इसे राजस्व मंडल को सौंप दिया गया। ठीक है, और राजस्व मंडल का मुख्यालय अपने कहाँ पर बेटा? अजमेर। कहाँ पर है? राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी राजस्व मंडल की अजमेर के अंदर। ठीक है, सीधे तहसीलदार के पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है, नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम फाइट करके देना पड़ता है ये। ठीक है, तहसीलदार की सहायता हेतु क्षेत्रीय स्तर पर नायब तहसीलदार व तहसील स्तर पर भू अभिलेख निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 20 पटवार क्षेत्रों पर एक नायब तहसीलदार नियुक्त किया जाता है और तहसीलदार नायब तहसीलदार के कार्यों व कर्तव्यों का उल्लेख तहसीलदार व नायब तहसीलदार कर्तव्य नियम 1958 में किया गया है। ठीक है बेटा, तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना, भू राजस्व संग्रहण, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाना व कृषि उत्पादों का आकलन करवाना, ये सब तहसीलदार के काम होते हैं बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कानून को। ठीक है, वो तहसीलदार ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम कानून को। देखो, कानून को
कानून को, सदर कानून को ये होता है जिला स्तर पर, ठीक है। जिला स्तर पर सदर कानून को होता है, नायब तहसीलदार स्तर के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और कार्यभार के आधार पर एक से अधिक सदर कानून को नियुक्त किए जा सकते हैं। अब देखो ऑफिस कानून को, ऑफिस कानून जो कि तहसीलदार स्तर पर होता है, पटवार वर्ग में से पदोन्नत व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और सहायता हेतु पटवार वर्ग में एक से अधिक सहायक कानून को नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। देखो अब आ रहा है गिरदावर, ठीक है। पटवारी अपने पटवार हल्के का एक 3 बार दौरा करता है तथा कृषि उत्पाद की रिपोर्ट तैयार करता है। कौन करता है? गिरदावर। इस रिपोर्ट की गश्त गिरदावरी कहा जाता है इसे। यह गश्त गिरदावरी रिपोर्ट पटवारी जिस व्यक्ति को सौंपता है उसे गिरदावर कहते हैं। 10 पटवार क्षेत्रों पर एक गिरदावर की नियुक्ति की जाती है और यह पटवार वर्ग में से पदोन्नत व्यक्ति ही होता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना ना गिरदावर। अब आ रही है पटवारी, ठीक है। पटवार सेवा पर राजस्व मंडल का नियंत्रण होता है और एक पटवार हल्का तहसील प्रशासन की धुरी कहलाता है, क्योंकि सब नीचे पटवारी काम करता है इसलिए, ठीक है। 1973 में राजस्थान में पटवारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया गया, 1973 के अंदर, है ना। यूपी के अंदर पटवारी को लेखपाल बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर तलेटी बोलते हैं, राजस्थान के अंदर पटवारी बोलते हैं, तमिलनाडु के अंदर पटवारी को नाम बोलते हैं, ठीक है। ये पटवारी के उपनाम थे। तो ये थी कानून व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, और हमने पढ़ लिया इसको, राज्य व्यवस्था को पूरा आज, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 8440877779 पर मैसेज करें और हर PDF के आपको मात्र केवल 99 रुपये देने हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल यानी कि। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और मेन फैक्ट हम पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में आने के लायक मुख्य लायक है, ठीक है। आगे देखो, महाधिवक्ता का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 165 क्या है? अनुच्छेद 165 है, ठीक है, महाधिवक्ता का, है ना। इसकी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति? राज्यपाल करता है। कार्यकाल राज्यपाल के वर्ष पर्यंत ये महाधिवक्ता काम करता है, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए महाधिवक्ता की? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बनने की योग्यता के समान महाधिवक्ता की योग्यता होनी चाहिए। अब देखो महाधिवक्ता होता क्या है, मोटा मोटा तौर पर हम देख लेते हैं। देखो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट से पता चल रहा है कि वकील, ठीक है। महाधिवक्ता मतलब कि राज्य सरकार का क्या होता है? वकील होता है। क्या होता है? राज्य सरकार का वकील होता है। कोई राज्य सरकार के ऊपर कोई केसबाजी कर देता है तो महाधिवक्ता उस केस को लड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो राज्य सरकार का वकील, ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। देखो कार्य शक्तियाँ, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। कौन देता है? महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता, ठीक है। राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। विधि मतलब नीति, ठीक है, कानून संबंधी यानी कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकारों को सलाह देता है और जो राज्यपाल द्वारा आवंटित किए गए, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए हो, ठीक है, उनके मामलों पर इनको सलाह देता है, ठीक है, महाधिवक्ता। वह अपने कार्य से संबंधित कर्तव्य के तहत उसे राज्य की किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई पर का अधिकार है, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, राज्य के किसी भी न्यायालय मतलब कि भी वो एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि सरकार का क्या है? वकील है ना। महाधिवक्ता को विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उनमें मत डालने का अधिकार नहीं है। भी महाधिवक्ता मतलब कि जो विधानमंडल के दोनों सदन होते हैं ना, विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों में बैठने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं है, ठीक है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं, ठीक है। देखो राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है बेटा? राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। 2025 चल रहा है, अभी 2025 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ना, राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये क्या है? अपने राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता हैं, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो नरपत मल लोढ़ा, ये राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे, ठीक है। देखो अनुच्छेद 177, राज्य विधिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 177 के अनुसार अनुच्छेद 194 में लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार व प्रतिरक्षा, इनके बारे में अनुच्छेद 194 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इनके वेतन,
देखो महाधिवक्ता का वेतन है ना, महाधिवक्ता का वेतन कौन निर्धारण करता है, तो राज्यपाल निर्धारण करता है महाधिवक्ता का वेतन। सामान्यतः वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलता है, किसको मिलता है, महाधिवक्ता को। ठीक है, तो ये था हमारा महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, जिसको हमने मोटा मोटा तौर से देखा। ठीक है, और इसके बारे में चर्चा की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप PDF प्राप्त करने के लिए पूरे ही नोट्स के, ठीक है, जैसे कि राज्य व्यवस्था, भूगोल, कला संस्कृति, इन सभी के एक एक PDF के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कॉन्टैक्ट करें 8440877791 पर, और संपूर्ण नोट्स प्राप्त करें सिर्फ 99 रुपये में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित हम जो भी जानकारी है उसको हम देखेंगे आज। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुई। ठीक है, और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, खंडपीठ इसकी जयपुर में है। ठीक है, आपको पूछेगी उच्च न्यायालय कहाँ पर है, ये हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो जोधपुर में। उसकी स्थापना 29 अगस्त 1950 को हुई। इसकी खंडपीठ जयपुर में है। 1958 को जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 31 जनवरी को इसको वापस शुरू कर दिया गया। किसको, जयपुर खंडपीठ को। ठीक है, प्रारंभ में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, 1+11, यानी कि 12 न्यायाधीश थे। एकीकरण के समय कुल न्यायाधीशों की संख्या 1+6 कर दी गई, यानी कि टोटल 7 हो गए। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 1+49 है, यानी कि टोटल 50 न्यायाधीश हमें राजस्थान हाई कोर्ट में बैठते हैं। ठीक है, आपको पूछे कि राजस्थान में वर्तमान में कितने न्यायाधीश बैठते हैं, तो 1+49 यानी कि 50 न्यायाधीश राजस्थान में बैठते हैं, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए और 49 अन्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, देखो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कमलकांत वर्मा, यानी कि के वर्मा। कौन है, के वर्मा। ठीक है, फिर आ रहा है सर्वाधिक लंबी अवधि तक बने मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कैलाशनाथ वांचू। कौन थे, कैलाशनाथ वांचू। ठीक है, और न्यूनतम अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सुनील अभवाणी। क्या कौन थे, सुनील अभवाणी। ठीक है, और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है बेटा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछा आपसे, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछे हैं, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है बेटा, तो वो है अपने KR श्रीराम। कौन थे, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है अपने, KR श्रीराम। कौन है, KR श्रीराम, है ना। वर्तमान, देखो वर्तमान देख लेते हैं अपन, है ना। वर्तमान कौन है अपने, तो KR श्रीराम। कौन है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, KR श्रीराम, है ना। ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 के हिसाब से अपने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, KR श्रीराम। ठीक है, आगे देखो, आगे अपने राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। देखो राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, और राज्य की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो कांता भटनागर, है ना। ये न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी ना। मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक भी नहीं आया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो ये थी हमारा उच्च न्यायालय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।